ये कहानी शुरू होती है 4 कॉलेज स्टूडेंट से, अट्टू, इलियास, ईडा और नोरा, जो गाड़ी में बैठकर लेक बुडोम की तरफ जा रहे होते हैं। इस जगह को काफी टाइम से डेंजर माना जाता है। ग्रुप का लीडर अट्टू कहता है कि ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है। वो पुराने अनसॉल्व केस की छानबीन करना चाहता है, लेकिन असल में बात इतनी सिंपल नहीं होती। जैसे ही वो लोग मेन गेट पर पहुंचते हैं, उन्हें लोहे की जंजीर और वार्निंग साइन दिखता है। मतलब साफ होता है आगे जाना मना है, लेकिन वो लोग इग्नोर कर देते हैं और लॉक तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। वो सीधा लेक के किनारे पहुंचते हैं और कैंप लगाते हैं। शाम को कैंप फायर के पास बैठकर चारों बातें कर रहे होते हैं। मजाक मस्ती चल रही होती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी पहले से भी मौजूद होती है। खासकर अट्टू, जो पहले पुराने मर्डर केस को लेकर अजीब तरीके से एक्साइटेड होता है। वो ये तक कह देता है उसका सामना अगर किलर से हुआ तो सबसे पहले वही उसे पकड़ेगा। रात होने पर चारों टेंट के अंदर सोने जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद टेंट के बाहर से अचानक खिलखिलाने की आवाज और पेड़ की टानियां टूटने की आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई टेंट के आसपास घूम रहा हो। ईडा सबसे पहले जागती है और नोरा को जगाती है। फिर दोनों मिलकर अट्टू को भी उठाती हैं। इलियास बाहर जाता है, चेक करता है, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं आता। बाद में पता चलता है कि ये सब उसका प्रैंक था, जो उसने सबको डराने के लिए किया था। इसी वजह से सबकी नींद उड़ गई। थोड़ी देर बाद नोरा बोलती है कि उसे जंगल में सूसू करने जाना है। इलियास उसके साथ चला जाता है। अब टेंट में सिर्फ अट्टू और ईडा रह जाते हैं। तभी अचानक ऊपर से जोर से आवाज आती है और टेंट तुरंत नीचे गिर जाता है। अट्टू तुरंत बाहर निकलता है। उसे लगता है ये इलियास की कोई हरकत होगी। ईडा को तसल्ली देता है कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगले ही पल में एक बड़ा सा चाकू अट्टू के पीछे से घुस जाता है। तुम्हें पता है वो कहाँ घुस जाता है? ईडा की चीख पूरे जंगल में गूंज जाती है। तभी इलियास और नोरा भागते हुए आते हैं और वो देखते हैं कि अट्टू खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है और ईडा डर के मारे कांप रही है। अट्टू के पास आखिरी सांसें होती हैं। वो कहता है उसकी चिंता छोड़ो और तुरंत भाग जाओ, वरना यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा। तीनों तुरंत जंगल की तरफ भागते हैं। अंधेरे में भागते हुए उन्हें लगता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। अचानक नोरा गिर जाती है। कहती है उसके एंकल मुड़ गया है, वो खड़ी नहीं हो सकती। इलियास और ईडा उसे संभालते हैं, लेकिन उनकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। नोरा घबराकर कहती है उसे एक पेड़ के नीचे छोड़ दो और मदद लेकर वापस आओ, वरना तीनों फंस जाएंगे। मजबूरन इलियास और ईडा पेड़ के नीचे उसे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर भागने के बाद जब माहौल शांत हो जाता है, इलियास ईडा को एक सच बताता है। वो कहता है स्कूल में ईडा के बारे में जो प्राइवेट फोटो लीक होने की बात थी वो झूठी थी, और सबसे बड़ी बात ये कहानी खुद नोरा ने बनाई थी। ईडा इस बात को मान नहीं पाती। वो इलियास पर शक करने लगती है क्योंकि उसे नोरा पर भरोसा था। जहां इंसान सच को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि अपने पुराने भरोसे को बचाने की कोशिश करता है। अचानक उसके पीछे से चाकू उसकी छाती के आर पार हो जाता है। सबसे डरावनी बात यह होती है कि ईडा चीखती तक नहीं, ना भागती है, क्योंकि इलियास को पीछे से कोई अनजान किलर ने नहीं बल्कि नोरा ने चाकू मारा होता है। उसका एंकल बिल्कुल ठीक होता है। वो सिर्फ नाटक कर रही थी। और यहीं पर पूरी सच्चाई सामने आती है। ये सब पहले से प्लान था। नोरा और ईडा ने मिलकर अट्टू इलियास को यहाँ बुलाया था ताकि उन्हें मारकर इल्जाम पुराने लेक बडोम किलर पर डाल सके। दोनों बॉडीज को लेक में डुबा देती हैं ताकि सबूत हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि ईडा को लगता है कि वो इस प्लान का हिस्सा है, जबकि असल में वो सिर्फ नोरा के कंट्रोल में होती है। बॉडी को डिस्पोज करने के बाद दोनों कार तक पहुंचती हैं ताकि सुबह होने से पहले वहां से निकल सकें। लेकिन जैसे ही वो कार में बैठते हैं, उन्हें पता चलता है कि कार की चाबियां गायब हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें याद आता है कि चाबियां तो इलियास की पॉकेट में थी, जो अब झील के अंदर डूब चुका है। अब उनके पास एक ही रास्ता होता है, वापस पानी में जाना। ईडा एक स्विमिंग चैंपियन होती है, इसलिए उसके पास ऑप्शन नहीं बचता और उसे मजबूरन वापस ठंडे पानी में जाना पड़ता है। लेकिन कहानी यहीं से पलट जाती है। ईडा के लिए सब इतना आसान नहीं था। वो झील के ठंडे पानी में कूद जाती है और कई बार ड्राइव करने के बाद आखिरकार उसे बैग से कार की चाबी मिल जाती है। वो लोग कार को स्टार्ट करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन अंदर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका होता है। इलियास के वो आखिर शब्द ईडा के दिमाग में बार बार घूम रहे होते हैं। आखिरकार ईडा खुद को रोक नहीं पाती। वो नोरा से पूछ लेती है, गंदी फोटो आखिर देखी थी, कैसी थी? नोरा
नजरें चुराती है और सीधा जवाब नहीं देती। ईडा जितनी बार पूछती नोरा उतना ही चिढ़ने लगती, लेकिन अब ईडा को शक होने लगता है कि नोरा को ही उन फोटो के बारे में सब कुछ कैसे पता था। आखिर नोरा सच बोल देती है, कोई गंदी फोटो नहीं थी, ये सब मेरा बनाया हुआ झूठ था ताकि ईडा सबसे अलग हो जाए और सिर्फ उस पर डिपेंड रहे। ये सुनते ही ईडा अंदर से टूट जाती है। उसे यकीन नहीं होता उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाली सबसे करीबी दोस्त ही होती है। गुस्से में ईडा अपना कंट्रोल खो देती है और गाड़ी चला रही नोरा पर झपट पड़ती है। कार का कंट्रोल चला जाता है और गाड़ी एक पेड़ से टकराती है। दोनों बेहोश हो जाती हैं। होश में आने पर एक अजनबी आदमी कार के बाहर खड़ा होता है। वो मदद करने की बात करता है, लेकिन नोरा को उस पर शक होता है। तभी ईडा उससे एक सवाल पूछती है, क्या तुम्हारे पास पहले से ही चाकू नहीं था? नोरा चुप हो जाती है। दोनों को समझ आता है कि अट्टू को मारने वाला चाकू उन दोनों में से किसी के पास नहीं था। मतलब असली किलर अभी जिंदा है और वो वही आदमी है जो उनके सामने खड़ा है। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वो आदमी कार को ट्रक से बांध देता है और जंगल की तरफ तेजी से ले जा रहा होता है। तभी कार का एक भयानक एक्सीडेंट होता है। ईडा फंस जाती है और नोरा भाग जाती है, लेकिन बच नहीं पाती। किलर उसे पकड़ लेता है। उसके बाद वो उनकी कार झील में गिरा देता है। वो दोनों को बांधकर उसी झील के किनारे लेके जाता है और आखिरी में हमें दिखाया जाता है कि ईडा ही जिंदा बची है, लेकिन वो इतनी टूट चुकी होती है कि वो किसी को कुछ बताने लायक नहीं रह जाती। बिल्कुल 1960 के असली केस की तरह, जहाँ पे सिर्फ एक इंसान बचा था, बाकी 3 दोस्त उसके मर चुके थे। तो कहानी इसी के साथ यहीं खत्म होती है। अगर कहानी आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।